नमस्कार दोस्तों, आप सभी के नाजमस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लासेज में हमने प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन किया था और उसमें भारतीय संख्या पत्ती, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती के बारे में इन दोनों के मात्रक होते हैं उनसे संबंधित हमने एक क्वेश्चन हल किया था। इससे पहले हमने इन दोनों पत्तियों की तुलना की थी और इनके संख्या के रूप को देखा था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और आगे के जो क्वेश्चन हैं प्रश्नावली 1.1 के उनको हल करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ इसे शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ से शुरू करेंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि आपको भारतीय संख्या पत्ती और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में कुछ मान दिए गए हैं, उनको आपको संख्या के रूप में लिखना है और उनके साथ आपको अलग विराम का प्रयोग करना है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 है वह है कि अलग विरामों का प्रयोग कीजिए और संख्या रूप में लिखिए। जो दिए गए मान हैं उनको आपको संख्या के रूप में लिखना है और इसके साथ ही आपको अलग विरामों का प्रयोग करना है। जो आपको मान दिए गए हैं उनको आपको संख्या के रूप में लिखना है और इसके साथ ही आपको सही जगह पर आपको अलग विराम का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, अगर हम इनका पहला क्वेश्चन देखें तो इनका पहला क्वेश्चन आता है वो आता है 307। यह इनका है पहला क्वेश्चन। पहला इक्वेशन है 73,75,307। 73,75,307। आपको इसको संख्या के रूप में लिखना है और उसके साथ ही आपको अलग विरामों का प्रयोग करना है। तो पहले आप जो 73 है, जो आपको मान दिए गए हैं, आप पहले उसको लिखिए। पहले हमारे पास 73, तो 73 को लिखेंगे। उसके बाद में आप 75, तो 75 लिखिए। उसके बाद में 307, तो 307 को लिखिए। इसके बाद में आप इस इकाई दहाई सैकड़ा के माध्यम से देखिए कि ये 73,75,307 कंप्लीट हो रहे हैं या इनके बीच में कहीं शून्य आएगा, वो आप ज्ञात कर सकते हो। हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, झार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितने हो गए? 10 लाख, है ना। 73,75,307 हमारा पूरा हो रहा है। यह हो गया संख्या रूप। क्या हो गया? संख्या रूप। यह हो गया हमारा संख्या रूप। अब हमें क्या करना है इनका? अब हमें इनके साथ क्या करना है? अलग विरामों का प्रयोग करना है। तो हम भारतीय संख्या पत्ती में हमेशा पहले 3 अंक के बाद में पहला क्या आता है? अलग विराम आता है। तो पहला अलग विराम आएगा 1, 2, 3 अंकों के बाद में। फिर हमेशा भारतीय संख्या पत्ती में 2 अंकों के बाद में अलग विराम का प्रयोग किया जाता है, हमेशा 2। तो 2 अंक, 1, 2 अंक, फिर हमारे पास 2 रह गए। भारतीय संख्या पत्ती और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में यह अंतर है कि भारतीय संख्या पत्ती में पहले 3 अंकों के बाद में अलग विराम का प्रयोग होता है, उसके बाद में हमेशा 2 अंकों के बाद में अलग विराम का प्रयोग होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में पहले 3 अंकों के बाद में पहले अलग विराम का प्रयोग होता है, लेकिन उसके बाद में 3 अंक या 2 अंक, इन दोनों में किसी के साथ भी अलग विराम का प्रयोग किया जा सकता है। 3 अंकों के बाद में हो सकता है, 2 अंकों के बाद में भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती में यह होता है और भारतीय संख्या पत्ती में हमेशा पहले 3 अंकों के बाद में हमेशा 2 अंकों के बाद में अलग विराम का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9,05,41,40 9,05,41,40
9,05,41,9 9,05,41,000 आपको दिया गया है 9,05,41,000। आपको इनको संख्या के रूप में लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है, पहले संख्या के रूप में लिखने के लिए हमें संख्या दी गई है, यहाँ पर क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है 5, यहाँ पर दिया गया है 41। जो हमें पहले संख्या दी गई है आप पहले उन संख्या को लिखिए, फिर आप इकाई दहाई सैकड़ा के माध्यम से देखिए। अगर आपकी संख्या जो ऊपर दी गई है उनके अनुसार आ रही है तो आपका सही होगा, नहीं तो आप कहाँ पर हमें शून्य लगाने की आवश्यकता होगी बीच में, वो आप देखिए। हमारा पहला है 9, क्या है 9, यह है आंसर इसका, पहला 9, उसके बाद में कितने हैं 5 और उसके बाद में 41। तो हमें पता है कि इनसे तो हमारा 9 करोड़ है वो बनेगा नहीं, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा झार ही बनेगा। हमें क्या लाना है 9 करोड़। तो हमेशा क्या शून्य कहाँ से शुरू होगा, 41 अंतिम अंक कौन सा 41, इसके बाद में क्या शुरू होगा शून्य लगाना। तो हम शून्य लगाते हैं कि पहले हमें क्या बनाना है 5 लाख, पहले हमें यहाँ तक आना है और पहले हमें 5 लाख बनाना है। पहले हम 5 लाख बनाते हैं, तो हम पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कि लाख में कितने शून्य आते हैं, तो आप सीधा इनके बीच में शून्य लगा सकोगे। ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख हो गए। कितने शून्य आते हैं लाख में 5, तो हमारा 5 लाख पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है 9 करोड़ करना है। तो 9 करोड़ करने के लिए कितने शून्य आते हैं, कितने 7, एक शून्य यहाँ आ जाएगा। आप देख लो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और करोड़ कितने हो गए 9 करोड़ 5,41,000। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है अलग विराम। तो भारतीय संख्या पत्ते में अलग विराम पहले 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद में हमेशा पहला अलग विराम आता है। तो इकाई दहाई सैकड़ा पहला अलग विराम, सैकड़ा के बाद में फिर हमेशा 2 अंकों को छोड़ के, तो 1 अंक 2 अंक है यहाँ पर, 1 अंक 2 अंक यहाँ पर, यह हो गया हमारा अलग विराम। हो सकता है आपको अलग विराम लगाना दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपके इस क्लासेज में वो भी दिक्कत दूर हो जाए, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर कितने हैं 9, यहाँ पर कितने हैं 5, आगे 41 है, वो इकाई दहाई सैकड़ा वहाँ पर रह गया। तो यहाँ पर कितने हैं 9, तो हम यहाँ देखते हैं 9 के बाद में क्या है अलग विराम है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या है 5, तो 5 के बाद में हमारे क्या है अलग विराम है। जो हमें संख्या दी गई है उनके बाद में हमें पता है कि हमेशा अलग विराम आएगा। अगर हमें जो क्वेश्चन में संख्या दी गई है 9 दी गई है, यहाँ पर 5 दी गई है, उनके बाद में हमेशा क्या आएगा अलग विराम आएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें तो आता है कि 7 करोड़ 52 लाख 7 करोड़ 52 लाख 21,000 302 हमारा मान आता है 7 करोड़ 52 लाख 21,302। अगला क्वेश्चन है तीसरा, क्या 7 करोड़ 52 लाख 21,302। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कितना जो संख्या दी गई है आप पहले उनको लिखिए, 7, 52, 21 और 302। यहाँ पर कितना है 302। आप पहले इन संख्याओं को लिखिए। तो हम लिखते हैं पहले 7 को, तो ये लिख दिया 7। उसके बाद में हमारे क्या है 7 के बाद में है 52, तो ये 52 आ गया। उसके बाद में हमारा क्या है 21 आ गया। उसके बाद में हमारा क्या है 302, तो ये आ गया 302। अब इसके क्या करें, आप गिनिए कि जो हमारा मान दिया गया है उसके अनुसार ये सही है या नहीं है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, कितने करोड़ हो रहे हैं 7 करोड़ 52 लाख 21,302 हमारी संख्या जो कि पूरी हो रही है। हमारी संख्या की जो भाषा में दी गई है वो हमारी संख्या रूप में भी कंप्लीट हो रही है।
तो अब हमें क्या करना है, अल्पविराम का प्रयोग करना है। तो हमने कहा था कि आपकी जो संख्या दी गई है, आप उसके बाद में अगर आप अल्पविराम लगाओगे तो आपका अल्पविराम में किसी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कितने हैं, 7। तो हम क्या करेंगे, 7 के बाद में एक अल्पविराम लगा देंगे। आगे कितने हैं, 52। क्या करेंगे, 52 के बाद में एक अल्पविराम। आगे क्या है, 21। तो 21 के बाद में एक अल्पविराम। पीछे क्या रह गई, 3 संख्या। तो आप देखिए कि जब हम इस तरफ से अल्पविराम लगाते हैं तो हमारे यही आता है कि पहले हम 3 संख्या के बाद में अल्पविराम लगाते हैं, बाद में हम 2 संख्या के बाद में 1-2 अंकों के बाद में अल्पविराम, फिर 2 अंकों के बाद में ये 2 अंक अल्पविराम। हमने इस संख्या, जो हमें संख्या दी गई है 7, 52, 21, इनके बाद में हमने अल्पविराम लगाया तो अभी हमारा अल्पविराम क्या हुआ, सही हुआ। आप अगर उस तरीके से आपको अल्पविराम लगाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक होकर जो आपको संख्या दी गई है 7, 52, 21, तो आप इनके आगे अल्पविराम का चिन्ह लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, आपका अल्पविराम क्या होगा, सही हो जाएगा। क्योंकि कुछ को होता है कि यहाँ से गिनने में या कहीं पर 2 या कहीं पर 3 पर लगा देते हैं, इसलिए उनकी गलती हो जाती है। तो आप सीधा जो संख्या दी गई है वहाँ पर अल्पविराम लगाइए। लेकिन भारतीय संख्या पत्ती, अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ती में जो अल्पविराम का नियम है वो कुछ अलग है। पीछे मैंने कहा था कि इसमें तो हम इस प्रकार लगाते हैं, बीच में 2-2 अंकों के बाद में लगाते हैं, लेकिन जब हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ती में देखेंगे तो इसमें बीच में 3 अंकों के बाद में भी अल्पविराम का प्रयोग होगा। तो हमने पीछे हमें पढ़ा था कि भारतीय संख्या पत्ती के मान और अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ती के मान है, कौन सा मान भारतीय के बराबर, कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है। इन दोनों मात्रों की जो तुलना है हमने पिछले कक्षा में की थी कि भारतीय संख्या पत्ती का मात्रक है उसके बराबर अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ती का कौन सा मात्रक होता है। आगे हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं और हम देखते हैं कि आगे क्या है। आप इसे उतार लीजिए, यहाँ पर है 7, 52 और 21, 302। एक बार आप इसे लिख लीजिए। अगला आपका आता है डी। डी में आपके दिया गया है कि 58,423,202। जो ये मान दिया गया है 58,423,202, जो कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ती का मान है। यह भारतीय संख्या पत्ती के न होकर अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ती का मान है। दिया गया है कि आपका जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 58,423,202। आपका मान दिया गया है 58,423,202। दोस्तों, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो रह जाए तो आपकी पुस्तक में कुछ अलग दिया गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के फिर से आप जो गलती हुई हो आप उनको दोबारा से सही करने की कोशिश करें, क्योंकि लिखते समय कोई अक्षर होता है वो गलत हो जाता है, इसलिए
जो भी गलती हो सकती है आप आपकी पुस्तक में जो दिया गया है उनके अनुसार कोई भी किसी मान में परिवर्तन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम अगले क्लासेज में उन पर पुनः विचार करेंगे। हम इनको देखते हैं। 58,423,202 हमें ये मान अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ते में दिया गया है। हमने भारतीय संख्या पत्ते के मात्रक और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ते के जो मात्रक थे उनकी हमने तुलना की थी। अब हमें यहाँ पर भारतीय संख्या पत्ते के मात्रक और दोनों के मात्रक है वो दोनों याद होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें भारतीय संख्या पत्ते के मात्रक के बिना हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। हमें पता नहीं कि 58 मिलियन कितना होता है, इसलिए हमें इसे पहले भारतीय संख्या पत्ते में देखना पड़ेगा कि 58 मिलियन किन के बराबर होता है भारतीय संख्या पत्ते में, फिर हमें इनको हल कर सकेंगे। हमारे पहला जो नियम है वो यही है कि आप इसे संख्या रूप में लिखिए। आप इसे संख्या रूप में जब लिखोगे तो आप क्या करोगे, आपको कहा जाए कि इसे संख्या रूप में लिखिए तो आप पहले जो मान दिए गए हैं आप उस मान को लिखिए। पहले हमारा मान दिया गया है 58, उसके बाद में हमारा मान दिया गया है 423। उसके बाद में हमारा मान दिया गया है वो दिया गया है 202। अब हमने भारतीय संख्या पत्ते में तो ज्ञात कर लिया था कि बीच में कहाँ शून्य आएगा, कहाँ आएगा, कहाँ नहीं आएगा। आपको 58,423,202 इस प्रकार का गिनती आपको गिनना नहीं आ रहा, इसलिए आपको पहले भारतीय संख्या पत्ते के अनुसार इस मान को जांचना पड़ेगा कि ये मान सही है या गलत है, फिर आपको इसमें अल्पविराम लगाना होगा। तो यहाँ पर हम देखें भारतीय संख्या पत्ते के मान के अनुसार पहले हम इस मान को गिनते हैं तो क्या आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। कितना आता है 5,84,83,23,202। कितना 5,84,23,202। ये है भारतीय संख्या पत्ते के अनुसार मान। हमें क्या करना है, इसे जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ते का जो मात्रक है उनके अनुसार हमें देखना है कि ये मान 58,423,202 के बराबर है या नहीं है। यहाँ इस मान में कहीं शून्य आएगा या नहीं आएगा, हमें ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, भारतीय संख्या पत्ते और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ते हमने पिछले कक्षा में एक में तुलना की थी कि कौन सा मान भारतीय संख्या पत्ते का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ते के बराबर होता है, कौन सा मान कितना हम भारतीय संख्या पत्ते मान लें कि वो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ते में होता है। इस प्रकार की हमने तुलना की थी और वो एक क्लास है जब हम इन दोनों पद्धति पर ही रखी थी। इन दोनों की सविस्तार हमने तुलना की थी, वो आज आपके यहाँ काम आएगी। हम देखते हैं कि 10 लाख में भारतीय संख्या पत्ते का जो 10 लाख होता है वो 1 मिलियन के बराबर होता है। क्या 10 लाख होता है, 10 लाख वो 1 मिलियन के बराबर होता है। आगे हम देखें लाख के बाद में आता है करोड़। जो करोड़ होता है वो 10 मिलियन के बराबर होता है। करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है। मुझे लगता है हमें यहाँ तक, क्योंकि हमारा मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ तक सीमित है। जो करोड़ होता है वो 10 मिलियन के बराबर होता है। 10 मिलियन हम देखें तो यहाँ पर क्या 10 मिलियन है हमारे, हम गिनते हैं। यहाँ पर हमारे करोड़ होता है 5। हम देखने कि यहाँ पर 10 मिलियन हो रहे हैं क्या, इकाई, दहाई, क्योंकि करोड़ में कितने शून्य आ जाएंगे, 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये देखिए 7 शून्य आ गए, 3, 4, 7। पीछे हमें उस कक्षा में देखा था कि ये शून्य है और जो आगे के शून्य है उनके मान को हमेशा क्या करना पड़ेगा, बराबर करने पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 शून्य है तो यहाँ पर कितने शून्य आएंगे, 7। तो हमारा मान क्या आ जाएगा, ये इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा कि 1 करोड़ और 10 मिलियन है, इन दोनों का मान बराबर होगा। कि यहाँ पर 7 शून्य है तो यहाँ पर कितने आएंगे, 7। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, जो ये संख्या दी गई है हमें इनको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें 10 मिलियन हो रहा है क्या, कि 10 मिलियन के लिए पहले 2 अंक छोड़ दो, पहले 2 अंक। उसके बाद में हमें देखो कि कितनी संख्या है हमारे पास,
1 2 3 4 5 6, कितने शून्य रह रहे हैं? 6। तो आप इस यहाँ पर गिनिए कि यहाँ पर क्या 6 संख्या है 58 के बाद में? 10 है, तो 10 की जगह यहाँ पर कितने हैं? 58। आप 58 के बाद में देखिए कि यहाँ पर 6 संख्या है क्या? तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या है? 6 संख्या है। तो हमारा मान क्या है? ये 58,423,202 है। यह संख्या के रूप में हमारा मान क्या है? सही है। हमने देखा और पाया कि हमारा मान क्या है? ये सही है। आप इस मान को सही करने के लिए आपको भारतीय संख्या और इन दोनों संख्याओं की पद्धति है, इनका जो तुलनात्मक मान है उनके बारे में ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, करोड़ बराबर 10 मिलियन होता है, ये आपको याद होगा। और आपको इसके साथ ही आपको शून्य भी याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं। तो हमने 7 शून्य के लिए 10 मिलियन में कितने 6 शून्य जोड़ दिए, तो हमारे क्या होगा? 1 करोड़ के बराबर हो गया। यहाँ पर 10 की जगह 58 है, फिर कितने 6 शून्य, तो 6 संख्या हमारे यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है? इनके साथ अल्पविराम लगाना है। तो अल्पविराम का नियम यही है कि पहले इकाई दशमलव सैकड़ा के बाद में पहला अल्पविराम आता है 3 संख्याओं के बाद में। तो 1 2 और 3, ये 3। अभी मैंने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ते में पहले 3 संख्या के बाद में अल्पविराम लगाने के बाद फिर भी 3 संख्याओं के बाद में अल्पविराम लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, 2 संख्या के बाद भी लग सकता है, 3 के बाद में लग सकता है। यह कोई फिक्स नहीं कि 2 के बाद में लगेगा या 3 के बाद। भारतीय संख्या पत्ते के बाद में यह फिक्स है कि पहले 3 संख्या के बाद में लगने के बाद में हमेशा 2 अंकों के बाद में अल्पविराम आएगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ते में यह कोई नियम नहीं है कि पहले 3 अंकों के बाद में आने के बाद में फिर 3 के बाद में आएगा या 2 के बाद में आएगा, यह कोई अनिवार्य नहीं है। लेकिन भारतीय संख्या पत्ते में यह अनिवार्य है। तो हम देखते हैं कि पहले 3 में आ गया, फिर भी बाद में भी हमारे क्या आएगा? 3 अंकों के बाद में। तो मैंने कहा था कि पीछे हमने एक सरल नियम देखा था कि जो हमें संख्या दी गई है आप उसके बाद में अल्पविराम लगा दीजिए। आप चाहे वो भारतीय संख्या पत्ती हो चाहे अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ती हो, उसमें किसी भी प्रकार की आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो पहला संख्या हमारा दिया गया 58, तो पहला अल्पविराम 58 के बाद में। अगला है 423, तो हमने लगा दिया 423 के बाद में। ये लो हमारे अल्पविराम है वो लग गए। आपको किसी प्रकार की सोचने की जरूरत नहीं, जो आपको संख्या दी गई है आप उसके बाद में अल्पविराम लगा दीजिए। बेझिझक होकर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो कभी गलत नहीं होगा। यहाँ देखो 58 के बाद में लगाया और 423 है, तो 423 के बाद में हमारा लग गया। आगे हम देखें तो आता है कि 23 लाख 30,30,10 है, 30,010। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 23,30,10। हमें दिया गया है 23,30,10 है। 23,30,10 दिया गया है, इनको हमें संख्या के रूप में लिखना है। तो संख्या के रूप में हमें जो दिया गया है पहले हम लिखेंगे 23, फिर हम लिखेंगे 30, फिर हम लिखेंगे 10। हो गए? पहले 23 फिर 30 फिर 10। जो हमें संख्या दी गई है पहले उन संख्या को संख्या के रूप में लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कहाँ पर शून्य आएगा कहाँ पर नहीं आएगा। हम गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितने हो रहे हैं? 2 लाख हो रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितने हो रहे हैं? 2 लाख। हमें कितने करने हैं? 23 लाख। यहाँ पर कितने हैं? 30,000। पहले हमें क्या पूरा करना है? पहले हमें यहाँ तक आना है और 30,000 को पूरा करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर 3,000 हो रहे हैं, तो बीच में 1 शून्य और लगा दो। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितने हो गए? 30,000 हो गए। अब हम आगे चलते हैं। 10,000, लाख और 10 लाख है नी, हमारे 23 लाख पूरे हो गए। 23 लाख 30,000 10 कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है? अल्पविराम लगाना है। पहला अल्पविराम कहाँ आएगा? 23 के बाद में लगाना है। 23 के बाद में लो, फिर किसके बाद में लगाना है? फिर लगाना 30 के बाद में। किसके बाद में? 30 के बाद में। ये लो, आपको ना तो यहाँ से 3 संख्या छोड़नी कहीं से, जो आपको पूछा जाए 23, 30 जो मान दिया गया होगा, अगर आप उसके बाद में अल्पविराम लगा दोगे
तो आपका कोई भी अल्पविराम गलत नहीं होगा। इससे कोई आसान तरीका नहीं है अल्पविराम लगाने का। सबसे आसान तरीका है अल्पविराम लगाने का जो यही है कि आप जो संख्या दी गई है उसके बाद में आप अल्पविराम लगाते जाए। यहाँ पर 23 है तो 23 के बाद में 30 दिया गया तो 30 के बाद में आप अल्पविराम लगा दीजिए। चाहे वो कौन सी भी पद्धति हो, आपका कोई भी अल्पविराम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा गलत नहीं हो। दोस्तों, इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सविस्तर रूप से समझा और हल किया। हम इन दोनों पद्धति के माध्यम अल्पविराम के माध्यम से इन दोनों पद्धति में अंतर था, जो गुणधर्म और नियमों में अंतर था, उनकी भी हमने इसके साथ चर्चा की। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चनों को हम अगली क्लासेज में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लासेज पसंद आती है तो आप इसे एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और इसे अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, हम आज हमारे क्लासेज को यहीं पर, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था हमने पूरा कर लिया। जो आगे के क्वेश्चन है वो हम अगले क्लासेज में करेंगे। इसलिए दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और आप हमेशा खुश रहे।